अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका एलामिया जारी किया डार साहब के उस विज़िट के बाद और मुलाकातों के बाद, जिसमें फ़ौरी जंग बंदी की ज़रूरत के ऊपर बात की गई है। फ़ौरी जंग बंदी और कशीदगी में कमी की जाए, मुज़ाकरात को फ़ौरी तौर पर शुरू किया जाए और सफारती हल की कोशिश की जाए, गैर फ़ौजी और शहरी तनसीबात पर हमलों से गुरेज किया जाए, अहम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको हिट करने से गुरेज किया जाए, आबनाए हुर्मुज़ और जो इंटरनेशनल वाटरवेज़ हैं वहाँ तजारती जो गुजरगाहें हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाया जाए। पीस प्रोसेस को चीन ने मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया है। जो 4 वज़राए ख़ारजा इस्लामाबाद में मिले थे, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान, उसके बाद एक बहुत बड़ा बुनियादी नुक्ता था कि पीस प्रोसेस तो आगे बढ़ाना है। अमेरिका भी उसकी सपोर्ट कर रहा है, ईरान भी पाकिस्तान के इस प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है। और जो गुमराह कुन खबरें आती हैं ईरानियन हुकूमत, उसकी आज भी उन्होंने वजाहत जारी की और गुज़श्ता 2-3 रोज़ से उसकी वजाहती बयानात वो जारी कर देते हैं। ईरान एक्चुअली फुली ऑन बोर्ड है, अमेरिका फुली ऑन बोर्ड है, दोनों आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन दोनों में ट्रस्ट डेफिसिट है, एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकते। ईरान चाहता है कि कोई ऐसा फोरम हो, ऐसा मैकेनिज़्म हो, मुसलमान 4 मुल्क तो बैठे हुए हैं, लेकिन कोई पावर भी अंदर आ जाए कि जो मुआहदा किया जाए उसकी पासदारी को यकीनी बनाया जाए। ईरान बुनियादी तौर पर 2 चीज़ें मांगता है कि 6 माह पहले जून के महीने में आके ये हमलावर हुए थे, अब फिर हमलावर हो गए हैं, क्या गारंटी है कि 6 महीने बाद अमेरिका दोबारा हमला करने नहीं आएगा? ये उसकी अवलीन शर्त है। दूसरा जो उसके ऊपर सैंक्शन सिनारियो है, वो उसकी पाबंदियां चाहते हैं कि अमेरिका हटाए ताकि उसको आज़ादी के साथ सांस लेने और तजारत करने का और दुनिया में ज़िंदा रहने का मौका मिले। अमेरिका की अवलीन शर्त जो है वो न्यूक्लियर से रिलेट करती है, बाकी उसने लंबी लिस्ट 15 नुकात की बनाई है, लेकिन बुनियादी तौर पर वो चाहते हैं कि ईरान अपना एटमी प्रोग्राम तर्क करते और काफ़ी हद तक ईरान उसके ऊपर आमादा होगा। होपफुली ये चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। आज अमेरिका की तरफ से उनके जो वज़ीर जंग हैं, वो नाम भी उनका हेगसेट है और वो मजहबी जुनूनी किस्म के वो आदमी हैं। उन्होंने जिस्म के ऊपर टैटूज़ बनाए हुए हैं जिसमें यरूशलेम क्रॉस और दूसरी चीज़ें उनके जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ हिस्सों पर आपको नज़र आती हैं। हेगसेट कह रहे हैं कि अमरीकी सदर ट्रंप डील करने पर तैयार बैठे हुए हैं, अगर ईरान नहीं डील करेगा तो दूसरा हिस्सा दबाव बढ़ाने वाला है, तो फिर हम बड़ा सख्त हमला करेंगे। ये ट्रंप साहब रोज़ कहते हैं, बुनियादी तौर पर अपनी विलिंगनेस दे रहे हैं कि अमरीकी सदर डील के लिए तैयार है। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान इन 4 हफ्तों में तकरीबन 129 अरब की कॉस्ट एब्जॉर्ब कर चुका है इंटरनेशनल पेट्रोलियम प्राइसेस में। ये अगले 2-3 महीने जो मर्जी सूरत हाल बने इस खित्ते की, अमन भी हो जाए, कल सुबह एग्रीमेंट भी हो जाए, फिर भी 2-3 महीने प्राइसेस स्टेबल नहीं होनी। तो पाकिस्तान कैसे इस कॉस्ट को उठाएगा कि लोगों को तकलीफ भी बहुत ज़्यादा ना हो और वफाक की सतह पर कोई बैंकरप्सी की सूरत हाल भी ना पैदा हो, अफोर्डेबल कॉस्ट हो। तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं अता तारड़ साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं। अता तारड़ साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपसे पहले चाइना वाले सवाल और फिर पाकिस्तान का इकनॉमिक प्रोग्राम क्या उसके ऊपर बात करेंगे। चीन का दौरा बहुत अहम था और मुश्तरका एलामिया से लगता यह है कि चीन फुली ऑन बोर्ड है। जो पाकिस्तान ने कोशिशें की हैं, चीन उसको सपोर्ट कर रहा है। आपका रद्द-ए-अमल? मैं ये समझता हूँ कि चीन ने पाकिस्तान की आवाज़ में आवाज़ मिलाई है, अमन के क़याम पर जोर दिया है, जंगबंदी पर जोर दिया है और मुख्तलिफ जो पहलू हैं जिस तरह स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का खुलना, उस पर जोर दिया है। देखिए, पाकिस्तान की जो एक स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट है और अल्हम्दुलिल्लाह जो सफारती सतह पर बैनुल अक़वामी एक जो मामलात के अंदर पाकिस्तान के किरदार की ना सिर्फ उसको तस्लीम किया जा रहा है बल्कि उसकी तारीफ़ की जा रही है, चाहे वो सालसी का किरदार हो, अमन के क़याम के लिए कोशिशें हों। और ये याद रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने चंद दिन कबल चीनी सफ़ीर से मुलाकात की थी और पूरी सूरत हाल से आगाही दी थी। और आज नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार साहब का दौरा बहुत अहमियत का हामिल है और आज जो जॉइंट डिक्लेरेशन, जो एक मुश्तरका एलामिया आया है और उसमें जो पॉइंट्स जिन पर जोर दिया गया है, मैं समझता हूँ कि ये भी पाकिस्तान की सफारती महाज पर कामयाबी है कि जो मशरिक़ वस्ता अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है, उसमें चीन ने भी पाकिस्तान की आवाज़ में आवाज़ मिलाई है और एक बहुत, मैं समझता हूँ कि अच्छा एलामिया सामने आया है। तो आई थिंक ये गोइंग फॉरवर्ड ये अमन के क़याम में आसानी पैदा करेगा और इस सूरत हाल के अंदर ये बहुत अहमियत का हामिल है ये एलामिया। तारड़ साहब, क्या उम्मीद रखें कि अगले चंद रोज़ में अमेरिका की डेडलाइन शायद 6 को ख़त्म होनी है, 10 रोज़ की, तो उसी वक्त के आगे पीछे 6 अप्रैल के आगे पीछे इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका की बातचीत का सिलसिला शुरू हो सके? देखिए,
कबल अज़ वक्त होगा कोई भी हतमी बात इस पर करना, मगर मैं ये ज़रूर कह सकता हूं कि आज इस्लामाबाद जो है वो तमाम एक्टिविटी का मरकज़ बन चुका है। अगर आपने देखा हो तो वज़राए ख़ारजा का जो एक 4 फरीकी इजलास हुआ, क्वाड मीटिंग हुई, जिसमें पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र के वज़राए ख़ारजा मौजूद थे। तो ये इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान को कितनी अहमियत हासिल है इस सफारती महाज पर। और दो चीज़ें और नदीम मलिक साहब, एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, कि जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया और ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी की एक पेशकश की, उसको फौरी तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने रीट्वीट किया, ट्रूथ सोशल के ऊपर रीपोस्ट किया। और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब ने जब ट्वीट की अमन के प्रोसेस के हवाले से, क्वाड मीटिंग के हवाले से, उसको भी रीट्वीट और रीपोस्ट किया गया ट्रूथ सोशल के ऊपर। तो देखिए, पाकिस्तान को इंडोर्समेंट हासिल है, वो अमेरिका की हो, वो सऊदीया की हो, वो ईरान की हो, वो दीगर ममालिक की हो, चीन की आज आपने देखा। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट मरला है जिसमें हम दाखिल हुए हैं। और तमाम सरबराहान मुमलिकत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की भी बातचीत जारी रही, और जिस तरह अमेरिका ने भी इसमें पाकिस्तान के व्यू को एंडोर्स किया। और देखिए, जब फेक न्यूज़ आई ईरान के हवाले से, तो इरानियन एम्बेसडर जो पाकिस्तान में हैं, उनकी तरफ से इस पर रोशनी डाली गई और उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। तो मैं समझता हूं ये तमाम चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल हैं। और पाकिस्तान को जो एक मरकजियत इसमें हासिल है, अभी तो ये एक ऑन गोइंग सिचुएशन है। लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क आउट इन द फ्यूचर, मगर अभी फिलहाल मैं इतना ही काफ़ी होगा कि पाकिस्तान भरपूर कोशिशें कर रहा है अमन के क़याम के लिए। लेकिन तारिक साहब, आप पूरी उम्मीद हैं कि ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है? जी एब्सोल्युटली। देखिए, हम पुरुमीद भी हैं और हम देख रहे हैं कि इसके मुस्बत नतायज मुरतब हो रहे हैं। वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से पाकिस्तान के झंडे वाले बहरी जहाज़ों का गुजरना हो, वो दीगर मामलात हो, उसमें हम पुरुमीद हैं कि इंशाअल्लाह ताला इसके बड़े मुस्बत नतायज मुरतब हो रहे हैं और होते रहेंगे। और पाकिस्तान ने अभी देखिए, ईरान के सदर के साथ चंद दिन कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की 1.25 घंटे की फ़ोन पे बात हुई। और जिस तरह मैंने कहा, अमरीकी सदर हमारी पोस्ट को रीट्वीट कर रहे हैं। तो जो पाकिस्तान एक एतमाद की अलामत बना है, पाकिस्तान एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के फोरम की अलामत बना है, और एक अहलियत सामने आई है कि ये एक मुल्क है जो बैलेंस लेके भी चल सकता है और इन हालात में, सूरत हाल में, अमन के क़याम में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। और बड़ा इसमें देखिए, मैं समझता हूं कि एक बड़ा टीम वर्क है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब का, कि जिन्होंने बहुत काविश की पाकिस्तान को इस मकाम तक पहुंचाने के लिए। वरना आपको याद होगा कि एक वक्त ऐसा भी था कि जो लोग आज परेशान हैं, एक तो भारत बहुत परेशान है, उनका वो क्लाउट नहीं रहा जिसके वो दावेदार थे। उनके वजीर खारजा इतनी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं कि वो अब गलत जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये नजर आ रहा है कि उनका मीडिया, उनकी इंटेलिजेंसिया, एकेडमिया उनको तनकीद का निशाना बना रही है। एक वो परेशान है और एक तरीके इंसाफ वाले काफी हद तक परेशान है, कि जिनके दौर में ईस्ट भी नाराज था, वेस्ट भी नाराज था। और हम तब भी कहते थे, एक्सक्यूज मी, कि आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, सियासी मफाद के लिए फॉरेन पॉलिसी को दाव पे मत लगाएं। हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग आपस में लोकल सतह पे कर लेंगे, मगर इन्होंने फॉरेन पॉलिसी को दाव पे लगाया अपनी सियासत खेलने के लिए। तो इसलिए आज इस सिनारियो में वो आपको इररेलेवेंट नजर आते हैं। अच्छा तारिक साहब, कल एक बहुत ही गैर मामूली इजलास था सदर साहब के पास हुआ, जिसमें वज़राए आला भी बैठे हुए थे, फेडरल गवर्नमेंट भी बैठी हुई थी, प्राइम मिनिस्टर ने आज भी मीटिंग चेयर की, और उसमें 129 अरब की मजमूई कॉस्ट बताई गई है जो अभी तक ली गई है। उससे बड़ा सवाल है जिसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा बयान दें ताकि उस पर बहस खुले, रोशनी डालें। मुस्तकिल इस कॉस्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए एक मुमकिन रास्ता यह है कि सारे सूबे अपने हिस्सों से जो डिविजिबल पूल है उसमें से 500-700 अरब रुपया एमरजेंसी फंड क्रिएट कर दें ताकि वफाक कॉस्ट एब्जॉर्ब करता रहे। ये एक ऑप्शन है। दूसरा रास्ता यह है कि आप कुछ हिस्सा पास ऑन करें और कुछ हिस्सा सूबे और वफाक मिलकर उठा लें। और थर्डली, उन लोगों का तहफ़्फ़ुज़ है जिसमें ख़ास तौर पर
बाइकर्स वगैरह हैं, मोटरसाइकिल सवार हैं, को उनको अगर 500 रुपये का तेल मिलेगा तो वो कैसे डलवाएंगे? तो उनके लिए भी कोई तरीकाकार यकीनन होगा, BISP से उनको कैश डिसबर्समेंट की जा सके या नहीं? तो तीनों नुकात के ऊपर आपसे चाहता हूँ कि रोशनी डाल दें। शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि वजीर आजम ने जैसे ये कशीदगी खित्ते में शुरू हुई, उन्होंने सप्लाई में तातुल नहीं आने दिया। हमने देखे 2 कार्गोज के ऑर्डर प्लेस किए आउटसाइड स्टेट ऑफ हुर्मुस। आप नाए हुर्मुस से बाहर एक शहर है यूएई का फुजेरा, वहां से भी फ्यूल आया। एक सऊदी अरब का शहर है रेड सी में यम्बो, वहां से भी फ्यूल आया। तो पाकिस्तान में शॉर्टेज कोई नहीं। हालांकि पाकिस्तान का 80% तेल अब नाए हुर्मुस से आता है, उसके बावजूद ईरान से भी हमारी डिप्लोमेसी जारी रही, उन्होंने भी हमारे टैंकर अलाउ किए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बरवक्त फैसले थे और काविश थी कि इंडिया की तरह लाइनें नहीं लगी, फिलीपींस की तरह इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई, श्रीलंका की तरह रैशनिंग पे नहीं गए और तेल वाफिर मिकदार में मौजूद है। चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उन पे दबाव आएगा, क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं, और उन पे दबाव आएगा तो महंगाई में इजाफा होता है। और वजीर आजम ने बड़ा बरवक्त, देखिए हमने तनख्वाहें नहीं ली, हमने 50% तेल की कटौती की, 100 अरब रुपए का तारीखी कट लगाया तरक्याती बजट पे, 60% गाड़ियों को ग्राउंड किया, और जो पैसे इकट्ठे हुए, पहले हफ्ते में 24 अरब, दूसरे हफ्ते में 48 अरब, तीसरे हफ्ते में 57 अरब रुपया, कुल 129 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट ने और वजीर आजम ने खुसूसी काविश करके तेल की कीमतों में तवाज़ुन रखा। पूरी दुनिया में बढ़ रही है, या किल्लत है या कीमतें बढ़ी। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है अल्लाह ताला के फजल से कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम की मुश्किलात को देखते हुए ये 3 हफ्ते बड़ा तवाज़ुन बरकरार किया। मगर देखिए, एक लिमिट है। 129 अरब रुपया खर्च चुके हैं, IMF की भी कंडीशनैलिटीज है, उसके बावजूद ना किल्लत है ना कीमतें उस तरह बढ़ी। गोइंग फॉरवर्ड वी नो ये सस्टेनेबल नहीं है। वी नो कि ये बहुत देर इस पर हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब सूबों को कहा है कि वो अपना पार्ट प्ले करें, और सूबों ने बड़ी फोर्थ उनका रवैया था, और सूबे बैठे हैं, मुख्तलिफ ऑप्शन जेर गौर हैं कि सबसे महरूम तबके को प्रोटेक्ट किया जाए, मोटरसाइकिल, चिंची, रिक्शा यूजर्स को। क्योंकि अभी जो 129 अरब रुपया लगा के कीमतों में तवाज़ुन रखा गया है, नहीं बढ़ने दी गई। वफाकी हुकूमत ने काविश की, वज़ीर आज़म ने खुसूसी दिलचस्पी ली, उसका फायदा मर्सिडीज और लैंड क्रूजर वाला भी उठा रहा है, और उसका फायदा मोटरसाइकिल वाला भी उठा रहा है। तो एक तो ऑप्शन ये है कि कीमतें काफी हद तक पास ऑन करके मोटरसाइकिल वाले को, रिक्शे वाले को, चिंची वाले को प्रोटेक्ट कर लिया जाए। तो मुख्तलिफ ऑप्शन जेर गौर हैं, और मैं तारीफ करना चाहूंगा वजीर आला KP के सोहेल अफरीदी साहब की। एज अ पाकिस्तानी कल उन्होंने बात की, मैं बतौर स्पोक्स पर्सन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनके स्टांस को सराहता हूं और वेलकम करता हूं उनके कमेंट्स को, कि जिस तरीके से आज भी वो वजीर खजाना के पास गए, उन्होंने अपने सूबे की भी बात की और इस सिचुएशन में भरपूर ताउन की भी यकीन दहानी कराई। मेरी हुकूमत की तरफ से और मेरी तरफ से उनको खराज तहसीन है और उनका शुक्रिया भी है। उनकी तो क्या पेशकश थी जी मीटिंग के अंदर जिसको आप शाबाश दे रहे हैं? क्या पेशकश थी उनकी स्पेसिफिक? उन्होंने मीटिंग में एक तो ये कहा कि जो बाकी सूबे अपने अपने हवाले से कंट्रीब्यूशन करेंगे अवाम की बेहतरी के लिए, उसमें उन्होंने कहा कि हम भी मुकम्मल ताउन करेंगे, और जो भी फार्मूला तय पाता है, उन्होंने कहा जी हमारी कोशिश होगी कि हम पाकिस्तान की खातिर इस पूरे प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो देखिए अब ऑलरेडी, लेकिन सर एक थोड़ा सा वजाहत कर दें, सूबों के पास इस वक्त जो प्रैक्टिकली ऑप्शन है वो एक ही है, वो डिविजिबल पूल से कुछ 700-800 अरब का फंड क्रिएट करें और वफाक की डिस्पोजल पे वो फंड्स, चाहे वो अफगानिस्तान की जंग के लिए चाहिए हो या तेल की कीमतों को सब्सिडाइज करने के लिए चाहिए हो, क्या सूबे वो वसाइल डिविजिबल पूल से वफाक को देने पे तैयार हैं? क्या ऐसा फंड आप क्रिएट कर रहे हैं? देखिए सूबों से जो बातचीत हुई है और हो रही है, एक ऑनगोइंग सिचुएशन है, आज भी हुई, कल भी होगी। देखिए उसमें अब ऑप्शन ये है कि क्योंकि वफाक ऑलरेडी, और वफाक का बजट आपको पता है कम है सूबों से, जो तरक्याती बजट है अगर आप प्रोपोर्शन देखें तो बाय प्रोपोर्शनैलिटी वो कम है, और हमने 100 अरब रुपया तरक्याती बजट से भी कटौती की है। तो देखिए सूबों से जो भी फॉर्मूला तय होगा, सूबों ने यकीन दहानी कराई है कि वो इसमें पार्ट प्ले करेंगे, और मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के किरदार की भी तारीफ करूंगा। ही इज बिन एक्सट्रीमली फोर्थकमिंग, और वो बतौर पाकिस्तानी उन्होंने सोचा है इस चीज पर। तो जो भी फॉर्मूला तय होता है, जो भी कंट्रीब्यूशन तय होती है कि महरूम तबके को प्रोटेक्ट करना है,
और रिलीफ देना है और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, उसका आपके सामने अनाउंसमेंट आ जाएगी। इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, बट फिलहाल आप स्पेशल फंड क्रिएट करेंगे सर? तारड़ साहब, आप स्पेशल फंड क्रिएट करेंगे? इट इज एन ऑप्शन। मैं बिल्कुल, ये एक ऑप्शन है, ये खारिज से इम्कान नहीं है, बिल्कुल क्रिएट किया जा सकता है। स्पेशल फंड की एक ऑप्शन मौजूद है। हम्म। एक ऑप्शन मौजूद है, हतमी अभी कोई बात नहीं हुई, मगर एक ऑप्शन जरूर मौजूद है। मुख्तलिफ ऑप्शन देने को और है, सूबे खुद भी दे सकते हैं, स्पेशल फंड भी हो सकता है, और भी कोई तरीकेकार निकाला जा सर सकता है। दूसरा जो ऑप्शन ये है कि आप कुछ हिस्सा, एक तो स्पेशल फंड से कुछ उसकी कॉस्ट कवर करें, दूसरा यह है कि कॉस्ट को पास ऑन करके तो चिंगची रिक्शा और मोटरसाइकिल वालों को बीआईएसपी से फंड ट्रांसफर करें। क्या ये इस ऑप्शन पे भी काम हो रहा है? देखिए, बहुत सारी मलिक साहब, मैं ऑब्वियसली ऑफिशियली तो अभी इसको डिटेल में नहीं जा सकता, मगर बहुत सारी ऑप्शन मेरे गौर है, और वफाक के साथ सूबे भरपूर इस वक्त ताउन कर रहे हैं, और ये रियलाइजेशन भी है कि वफाक ने 129 अरब रुपया दिया है, तो सूबे भी कंट्रीब्यूशन के लिए तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मिलजुल के होगा। सर क्योंकि ये एक और पूरे बड़ा सवाल है, एक और बड़ा सवाल है तारड़ साहब आपसे। दुनिया सारी में सोलर जो सोलराइजेशन का प्रोसेस है उसको निजात का जरिया समझा जाता है इंपोर्टेड फ्यूल से। पाकिस्तान ने नेट मीटरिंग का रिसेंटली खात्मा किया। शायद ये जो मिडल ईस्ट वाली सिचुएशन है, जो ईरान वाली वॉर है, जो तेल की बंदिश है, ये दोबारा उसकी अहमियत उजागर करती है कि हमें सोलर में नेट मीटरिंग को रिस्टोर करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोलर पे जाएं और इंपोर्टेड फ्यूल से हमारा इन्हिसार कम हो। ये मलिक प्राइम साहब, मिनिस्टर ने क्या इसके ऊपर बात की है? ये अमीर बंदे का मसला है, ये गरीब आदमी का मसला नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ना, मैं अपने हल्के का बताता हूँ। सर गरीब आदमी का भी मसला है, गरीब नहीं आदमी नहीं का भी मसला नहीं है, नहीं नहीं नहीं, और ये गरीब आदमी वफाक के नेट लिए मीटर नहीं मसला लगा है। सकता ना मलिक साहब। 2 करोड़ का सिस्टम गरीब आदमी नहीं लगा सकता ना। आप मान लें इस बात को कि नेट मीटरिंग जो सर है, 5 लाख का जो सिस्टम लगता है ना, वो 5 केवीए का, वो घर छोटे में लगा हुआ है, सर 5 वो नेट मरले के मीटर ऊपर, में नहीं तो ये आता, इट्स वो नॉट अ नेट नीड्स मीटर में इशू, नहीं आता। ये हर घर सर वो इशू। नेट मीटर, सर 80% जो सोलर लगे हैं, जो छोटे पैनल घरों पे लगे हैं, वो नेट मीटरिंग में नहीं है। वो अपनी बिजली बना रहे हैं, खुद ही खपत कर रहे हैं उसकी। जो नेट मीटर है, जो 1.5 से 2, बल्कि 1.5 से 2.5 करोड़ का सिस्टम लगता है, जिसमें आप ग्रिड को वापस बिजली बेचते हैं महंगे रेट के ऊपर, वो आप गरीब आदमी की कॉस्ट पे बेच रहे हैं, वो एक अलग टॉपिक है। मगर वजीर आजम ने नोटिस लिया था, और उन्होंने जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनको बरकरार रखा है, वो तो उन पे कोई चेंज नहीं आया, वो नेट मीटिंग चल रही है। वो आप महंगी बिजली, चाहे वो अमीर आदमी बेच रहा है ग्रिड को, गरीब आदमी का सोलर जो सिस्टम लगा है छोटा, वो नेट मीटरिंग में आता ही नहीं है। एंड मैं ऑफिशियली आपको बड़े वसूख से ये बात कर रहा हूं। देखिए, जरूरत इस बात की है नहीं सर, मुझे आपकी इस कि लॉजिक से इतफाक नहीं है, ये गलत लॉजिक है, लेकिन क्योंकि नेट मैं मीटरिंग और को आप बैठे प्रमोट नहीं, मैं करने का आपको मतलब दावत यह है देता कि हूँ, आप आप इंपोर्टेड फ्यूल से निजात हासिल करते हैं। नहीं सर, मैं आज आप बताता हूं ना, इंपोर्टेड फ्यूल से उसका निजात उसका हासिल बेहतर करते हैं। तरीका क्या है। उसका 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 नेट मीटिंग से ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक ईवी से है। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख मोटरसाइकिल है। अगर इनको हम स्लोली, अभी एक स्कीम आई है इंडस्ट्रीज की, स्लोली हम अगर रिप्लेस कर दें, रेडिकल रिडक्शन होगी, और ये अभी जारी है, सूबे भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। बट द सोल्यूशन इज ईवी बाइक्स, सोल्यूशन इज इलेक्ट्रिक रिक्शाज, सोल्यूशन इज इलेक्ट्रिक। क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसी अनाउंस करेंगे इसी मौके के ऊपर? इंकरेज करें गाड़ियां भी, लोग ईवीज पे जाएं और मोटर बिल्कुल बाइक भी ईवीज बिल्कुल पे जाएं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी तजवीज है, इस पे ऑलरेडी बहुत इंसेंटिव है, मगर मजीद भी इस पे देख रहे हैं कि इसको मजीद कैसे इंसेंटिवाइज किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की, एंड आई थिंक दैट्स द वे फॉरवर्ड। लास्टली, कोई आम बंदा जो इस मुश्किल हालात के अंदर, कोई मिडल ईस्ट में मुश्किल में आएगा, कोई रिमिटेंसीज का अगर दबाव आता है, तो उसको भी आप गौर कर रहे हैं कि उसको कैसे कुशन करना है? देखिए, हुकूमत जो है, वो जो भी पाकिस्तान के अवाम के मफाद में है, रोज वज़ीर आज़म इस पे मीटिंग लेते हैं, और जो पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की अवाम सोचती है, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर जो इंसानी तौर पे मुमकिन है वो कर रहे हैं, और बड़ा हमें एहसास है अवाम की मुश्किलात का। इसीलिए देखें कि पिछले 1 महीने के अंदर कोशिश की गई है पूरी दुनिया में। देखना, इंडिया का कहा जाता था ज़र मुबादला के ज़खायर 700 अरब पे हैं, तो आज वहां पे लाइनें लगी हुई हैं, आज वहां पे लड़ाइयां हो रही हैं, एलपीजी के सिलेंडर लेके लोग खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में गैस की शॉर्टेज नहीं है फिलहाल, पाकिस्तान में फ्यूल की शॉर्टेज नहीं है, पाकिस्तान में फर्टिलाइजर की शॉर्टेज नहीं है जो गैस से प्रोड्यूस होता है। तो देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन सेफ हैंड्स, पूरी काविश कर रहे हैं, जो होगा बेहतर होगा इंशाल्लाह।
अताउल्लाह तारड़ साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलाआत, बहुत शुक्रिया। आपने ब्रेक ले लें। ब्रेक से वापसी पे डॉक्टर हफीज़ पाशा, उनसे बात करेंगे कि इस सारी सूरत हाल की एक आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर क्या कॉस्ट है और जो वफाक की सतह पर बजट के ऊपर इसके क्या असरात होंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं और ब्रेंट की प्राइस हम अक्सर कोट करते हैं कि वो 115 पे पहुंच गई है, WTI की 100 से ऊपर जा चुकी है। लेकिन साथ ही जो पाकिस्तान को बहुत मुतासिर करती है वो दुबई वाली मार्केट है, जहां कीमतें 130 से 150 के दरमियान में घूम रही हैं और इसमें फ़ौरी तौर पर कमी आने का कोई इम्कान नहीं। अगर जंग अगले चंद रोज़ में रुक भी जाए तो जब तक ये तेल की पैदावारी सलाहियत इन ममालिक की वापस नहीं आती तो कीमतें एटलीस्ट अगले 2 से 3 महीने तक ऊपर ही रहेंगी। पूरा यूरोप इसकी लपेट में, खुद UAE की जो मार्केट है वो सबसे इस वक्त ज़्यादा मुतासर है और वहाँ पे भी यही सूरत हाल है। क्या बनेगा और पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस होनी चाहिए कि लोग जो पहले ही बहुत ज़्यादा गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है, लोगों की जो टेक होम इनकम्स हैं पिछले चंद सालों में उनमें कमी आ चुकी है, तो कौन सा ऐसा तरीका अपनाएं कि ना तो ज़्यादा लोग मुतासर हों और ना ही फेडरल लेवल के ऊपर बजट जो है वो इस तरह का हो जाए कि उसका डेफिसिट फाइनेंस करना हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाए। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना पाशा साहब। पाशा साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सर, कौन से ऐसे मुनासिब इक़दामात होंगे कि लोगों को बहुत दर्द भी, तकलीफ भी ना पहुँचाई जाए और वफाक को भी बचाया जा सके? ये बहुत अहम सवाल है। बिस्मिल्लाह, इसका जवाब मैं कोशिश करता हूँ। बात दरअसल ये है कि शायद आम लोगों को ख्याल ये नहीं है कि पाकिस्तान में तेल की कीमत जो हम चार्ज करते हैं, ख़ास तौर पे हाई स्पीड डीजल और मोटर स्पिरिट पर, वो हमारे जो साथ वाले मुल्क जो हैं, जिसमें हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका वगैरह है, थाईलैंड वगैरह, हमारे यहाँ कीमत जो है, जो हम कंज्यूमर से लेते हैं, वो सबसे ज़्यादा है। ये बात शायद लोगों को पता नहीं है। डॉलर टर्म्स में हमारे यहाँ जो प्राइस है वो सबसे ज़्यादा है। और उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि पाकिस्तान ने जब पेट्रोलियम लेवी को ले आए थे, सेल्स टैक्स को ख़त्म करके, और पेट्रोलियम लेवी इसलिए लाए थे कि उसको शेयर करने की ज़रूरत ना पड़े प्रोविंसेस के साथ, तो सेल्स टैक्स का रेट जो है वो 18% था। आपको हैरत होगी, शायद आपको इल्म भी हो, कि इस वक्त पेट्रोलियम लेवी का इफेक्टिव रेट जो है वो 50% है, 50%। सो बेसिकली वी आर ओवर चार्जिंग द कंज्यूमर्स। अब वक्त आ गया है कि वी हैव टू रैशनलाइज दिस ओवर टैक्स। आपको तो हैरत होगी शायद कि पिछले साल 1200 अरब एक आइटम से, पेट्रोलियम एंड ऑयल प्रोडक्ट से हम रेवेन्यू हासिल कर चुके हैं फ्रॉम पेट्रोलियम लेवी। तो टाइम हैज कम व्हेन वी हैव टू मॉडरेट द टैक्स ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड ट्राई एंड जो बाकी आपके जो अनएक्सप्लॉइटेड सेक्टर्स हैं, पाकिस्तान की कम्पिटिटिव एज भी खत्म हो रही है। इसलिए कि अब देखिए, बांग्लादेश हमसे कम्पीट करता है टेक्सटाइल में। बांग्लादेश की जो कीमत है हाई स्पीड डीजल ऑयल की, वो हमसे 36% कम है डॉलर टर्म्स में। पाशा साहब, तो लेकिन शायद हुकूमत के पास, मेरा नहीं ख्याल है कि वो गुंजाइश अवेलेबल है कि पेट्रोलियम लेवी को कम कर सकें, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो इन्होंने एग्रीमेंट किया था उसकी रोशनी में 2 हफ्ते पहले इन्होंने लेवी बढ़ा दी है बजाय कम करने के। तो वी हैव डन समथिंग विच इज़ इंटायरली ऑपोजिट जो आप सुजेस्ट कर रहे हैं। बात यह है कि टैक्स बेस को ब्रॉडन करें। वक्त आ गया, साल का नया बजट आ रहा है, तो आप मुनासिब इक़दामात लें। आपको तो हैरत होगी सुन के, फॉर इंस्टेंस हमारे जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं जिनके पास 100 एकड़ की ज़मीन होती है, उनकी आमदनी अगर आप मिला लें और नॉर्मल टैक्स का रिजीम लाएं तो उनसे कम से कम 600 अरब की रेवेन्यू हो सकती है, और इस वक्त हो रही है मुश्किल से खींच खांच के 10 अरब। पाशा साहब, क्या इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि वफाक और सूबे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में मिल के बैठें और कुछ हिस्सा जो है कम से कम एक रिजर्व फंड में डाल दें? ये महीना 2 महीने बहुत मुश्किल और अनसर्टन पीरियड है, सिक्योरिटी के लिए भी आपको चाहिए। अफगानिस्तान के साथ जंग चल रही है और पेट्रोलियम मसनूआत में इकॉनमी को और लोगों को बचाने के लिए भी कुछ पैसा डालना पड़ेगा, तो कुछ पैसा निकाल लें डिविजिबल पूल से। बात यह है कि इस वक्त पोजीशन ये है कि
अगर आप जो कीमत बढ़ रही है उसको नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, आपने आगाज में तो 55 रुपए इजाफा किया, मगर उसके बाद में जो कीमत बढ़ी है $116 तक पहुंच गई है। जब वो पहली दफा किया गया था तो कीमत $94 थी, तो तकरीबन 40 रुपए और बढ़ाना कम से कम है ताकि फुल ट्रांसफर हो कॉस्ट जो है। मगर गवर्नमेंट अगर मुनासिब समझती है कि सब्सिडाइज करे तो सब्सिडी जो हर महीने की होगी कम से कम 60 अरब की होगी, तो ये ज्यादा अरसा चला नहीं पाएंगे। इसलिए कि यार इस पे भी आपको तो पता है कि जिस तरह आप IMF का जिक्र कर रहे हैं, IMF इस पे भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पाशा साहब, जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है वो क्या देखते हैं, क्योंकि प्राइसेस तो ऊपर जा चुकी हैं और मजीद जाएंगी, नीचे नहीं अभी आनी है प्राइसेस। इसका इन्फ्लेशन पे भी इम्पैक्ट आएगा, इसका पॉलिसी रेट पे इम्पैक्ट आएगा और ओवरऑल ग्रोथ रेट पे इम्पैक्ट आएगा। वो आपका क्या जायजा कहता है? मेरा एनालिसिस ये है कि पाकिस्तान पे जो अभी तक जो 55 रुपए का इजाफा हुआ है और अगर आगे चलकर 40 रुपए और बढ़ाना पड़ता है तो डायरेक्ट जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जिन जो ट्रांसपोर्ट में खर्चा करते हैं, मोटरसाइकिल हो या गाड़ी हो, इस तरह, तो उन पर जो असर पड़ेगा एक डायरेक्टली। दूसरा असर जो पड़ेगा वो ये कि जो अशिया है खाने पीने की और वो ट्रांसपोर्टेशन उनकी होती है प्रोडक्शन पॉइंट से मार्केट तक, इन पे भी चूंकि कॉस्ट बढ़ गई है, तो मेरा अपना एस्टिमेट ही हमने बड़े केयरफुली कैलकुलेट किया है कि 55 रुपए का अभी तक जो इम्पैक्ट है और ओवरऑल डायरेक्ट कॉस्ट पे और इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के बढ़ने की वजह से तकरीबन हर चीज की कीमत बढ़ने के नतीजे में तकरीबन 4% हमारा इन्फ्लेशन रेट बढ़ सकता है शॉर्ट रन में। तो पिछले महीने फरवरी के महीने में 7% था, अब हमारा अंदाजा ये है कि तकरीबन 11% तक 11 से 12% पे जाएगा। तो इसका पॉलिसी रेट पे भी इम्पैक्ट आएगा? आहिस्ता आहिस्ता आना पड़ेगा, इसलिए कि इस वक्त हमने पॉलिसी रेट को तो कम करके 10.5 पे रखा है। और एक वक्त तो आपको याद होगा 22-23 में जब यही एक शॉक आया था तेल का, उस वक्त हम पॉलिसी रेट को 22% तक लेके चले गए थे। अब ये कि अगर अफरात ज़र में कुछ इजाफा होता है तो मजबूरन स्टेट बैंक को पॉलिसी रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो उससे ग्रोथ रेट भी नीचे आएगी सर? ग्रोथ के फिर क्या एस्टिमेट? ग्रोथ रेट इसलिए मुतासिर हो सकती है 2-3 चीजें। अगर सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑयल, क्रूड ऑयल, अगर उसमें कुछ लिमिटेशन आती है, कुछ अरसे के लिए अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद रहता है तो उसका एक फिजिकल इम्पैक्ट होगा प्रोडक्शन पर। दूसरी तरफ जो बहुत ही ज्यादा परेशान कुन बात है और उसका असर तो होगा, वो ये कि LNG की सप्लाई जो है खतर से बंद हो गई है इररिस्पेक्टिव, इससे नुकसान हुआ है बहुत। और अगर वैसा रहता है तो फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन पाकिस्तान में बहुत कम हो जाएगी। और अभी अनकरीब कुछ हफ्तों में तो खरीफ के सोइंग सीजन आ रहा है, तो उस वक्त फर्टिलाइजर की डिमांड मैक्सिमम होती है। फर्टिलाइजर नहीं होगा, शॉर्टेज होगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगी, फूड सिक्योरिटी इफेक्ट होगी। तो ये बड़े सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं शॉर्टेजेस के और कीमत बढ़ने के। तो खुदा न खास्ता मेरा अपना अंदाजा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अगर ये शॉर्टेजेस परसिस्ट करते हैं कुछ अरसे के लिए और कीमतें बढ़ती हैं तो खुदा न खास्ता शरह नमू जो है पाकिस्तान का कम भी हो सकता है और मनफी तक जा सकता है, मनफी भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक जो यूरोप में और अमेरिका में इन कीमतों की वजह से वहाँ की इकॉनमीज़ में सुस्त रवि आनी है, उससे पाकिस्तानी बरामदात के मुतासर होने के शदीद खतरात हैं। पहले 8 माह के जो नंबर हैं उसमें ही हम 7-8% नीचे हैं। फरवरी में 25% डिक्लाइन है बरामदात का, गुड्स एक्सपोर्ट। और अभी अगर अगले में 4 माह का सिनारियो देखूँ तो मुझे लगता है कि ये मुश्किलात बढ़ सकती हैं। यकीनन ट्रांसपोर्टेशन की भी प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई है, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गई है। मार्केट में इस वक्त आप मिडिल ईस्ट का भी मार्केट देख लें, आप पाकिस्तान यूरोप जो मुल्क हैं उसमें हमारा एक्सपोर्ट टेक्सटाइल का तकरीबन 45% से ज्यादा है।
वो जो मुल्क हैं सारे, और हमें GSP प्लस प्रेफरेंस मिला हुआ है, जिसके नतीजे में वी आर वेरी कम्पिटिटिव इन द यूरोपियन यूनियन। मगर अब वो बेचारे बुरी तरह से मार खा रहे हैं, कीमतें बढ़ गई हैं और रिसेशन वहाँ शुरू हो चुका है, तो हमारे एक्सपोर्ट्स तो मुतासर होंगे। और एक और ख़तरा जो मौजूद है कि जो रिसेशन हमारे मिडल ईस्ट इकोनॉमीज में, ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया, UAE में आएगा अगर एक्सपोर्ट लिमिट हो जाए। अब आप ये सोचिए कि सऊदी अरेबिया के 80% एक्सपोर्ट तेल का है, और उसके कम होने के नतीजे में रिसेशन वाज़े तौर पर हो सकता है सऊदी अरेबिया में, और खुदा न खास्ता उसके नतीजे में हमारे जो वर्कर्स वहाँ हैं वो कहीं डिस्प्लेस ना हो जाएं और रेमिटेंसेस में कमी आना खुदा न खास्ता शुरू हो जाए। डॉक्टर साहब, जो अभी पावर्टी है पाकिस्तान में, वो आपके अंदाजे में कितनी है? और अगर ये इक्तिसादी मुश्किलात अगले 4 से 6 माह चलती हैं, जो चलेंगी, मतलब कल भी आप सूरज सफाई करा दें सारा कुछ, तो फिर भी 3-4 माह ये कहीं नहीं जाने वाली, तो उसका पावर्टी पे क्या इम्पैक्ट आएगा? ये बहुत अहम सवाल है। मुझे बड़े मजबूर कहना पड़ रहा है कि इस वक्त हम सबका अंदाजा है, हमने जो रिसर्च के लोग हैं और वर्ल्ड बैंक के साथ भी हमने कोऑर्डिनेट किया है, तकरीबन 43% के करीब है, यानी कि 40 से भी ज्यादा हो चुकी है। 43% पावर्टी अभी है, 43%। और अगर ये इक्तिसादी मुश्किलात ऐसे चलती हैं 4 से 6 माह, तो फिर ये 50 से ऊपर, खुदा न खास्ता, फिर 50 से ऊपर चली जाएगी। तो इन लोगों को बचाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? 50% तो बहुत यही ज्यादा तो है। आपको देखिए, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अल्लाह के फजल से एक अच्छा प्रोग्राम है, और उसके नतीजे में हम कैश ट्रांसफर कर रहे हैं तकरीबन 600 से 700 अरब। इसको वाज़े तौर पर बढ़ाना पड़ेगा, और किसी तरह से निज़ाम, अब लोअर मिडिल क्लास जो खतरा है कि वो भी गरीबी में चले जाएंगे, उनको सपोर्ट करने के लिए हमें किसी न किसी तरीके से, ख़ास तौर पे स्कूटर्स जो हैं उन पे जो पेट्रोलियम की कंजम्पशन है उस पर कोई रैशनिंग का निज़ाम ले आए, कोशिश करें ताकि उन पे जो चार्ज हो उसमें कम से कम ये हो कि पेट्रोलियम लेवी ना हो, तो उससे फ़र्क पड़ सकता है कुछ। मगर अब ये सारे बड़े बड़े डिसीशंस हैं, बस हम सब की दुआ है कि माशाल्लाह हमारी हुकूमत ने आगाज में तो बहुत तेजी से इक़दाम लिए, अब इसको सस्टेन करें और एक वायबल ऑप्शन ले आएं जिसके नतीजे में हम किसी न अल्लाह के फजल से हालात अपने संभालने में कामयाब हों। डॉक्टर साहब, एक आखिरी आपसे सवाल पूछ लूँ। हमने पेट्रोलियम लेवी तो पहले ही लगाई हुई है, आज बाज़ खबरें ये सुजेस्ट कर रही हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा है कि इसके साथ GST भी लगा दें, तो वो उसका बजट से होगा, वो बजट के हवाले से जो तजावीज़ हैं आज खबरें छपी हुई हैं, तो वो तो अगर इम्पैक्ट में अंदर डाल लूँ तो वो तो इकॉनमी को किल कर देगा। क्या ख़त्म 18% और बढ़ाएंगे? एज इट इज पेट्रोलियम लेवी 50% टैक्स है उस पर। आप अब ये सब चीजें मुझे समझ में नहीं आती कि IMF को हम इस तरह की बातें क्यों नहीं बताते कि भाई ऑलरेडी देयर इज अ टैक्स ऑफ 50%, पेट्रोलियम लेवी शुड हैव बीन 18%, इंस्टेड इट इज 50%। इससे ज्यादा क्या टैक्स लेंगे हम? और दूसरे मुल्कों के सामने हमारा प्राइस जो है, रिटेल प्राइस हाई स्पीड का और मोटर स्पिरिट का आम मुल्कों से ज्यादा है, और कितना बढ़ाएंगे आप? बिल्कुल सही। तो ये the government should pursue and develop its case carefully and convince the IMF। डॉक्टर हफीज पाशा साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, बहुत साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।